नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान। ये आरबीएससी की पुस्तक है जो रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो रीट में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्टली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस बुक को हमें ध्यान से पढ़ना है। इस बुक के हम कुल 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इसमें स्वतंत्रता की क्रांति के समय जो जो घटनाएं और आंदोलन हुए उसके बारे में यहाँ समझाया गया है। तो ये हमारे रीट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और सोशल साइंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान में उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। यह अंग्रेज़ों का मुख्यालय भी था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसीलिए यह संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। तो इसीलिए दोनों में अंतर आता था। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आने लगा था। इसके विरुद्ध यहाँ के किसान और जनजातियों ने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल ने मतलब जनतंत्र ने लोगों में राजनीतिक चेतना की जागृति की और बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से आंदोलन रहे जिसमें किसानों के मुख्य रूप से आंदोलन थे, जिसमें कई बार किसान सफल रहे लेकिन उन्होंने कई हिंसा का भी बहुत ही सामना किया। और ये राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में चली थी। अभी हम बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन किस प्रकार रहे। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जब मध्यकाल चल रहा था, जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेज़ों और राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेज़ों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो पहले जो जागीरदार थे और जो पहले किसान रहते थे उसका कार्य अच्छे से चल रहा था, लेकिन बाद में जब किसानों के बीच अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा तब जो अंग्रेज़ थे ये नगद लगान वसूल करने लगे, जिससे कि राजाओं ने यहाँ राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेज़ों के साथ राजा और जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए और यह भार सीधा किसानों पे आ गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें कुछ प्रमुख आंदोलन यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिजौलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजौलिया किसान आंदोलन को जाता है। यह आंदोलन की प्रमुख विशेषता ये थी कि ये 44 वर्षों तक चला और पूर्णतः अहिंसात्मक था। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आंदोलन था जो बहुत ही लंबे समय लगभग 44 वर्ष तक चला था और ये पूर्णतः अहिंसात्मक था? तो इसका आंसर होगा बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। तो पहले ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजौलिया आता था। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि धाकड़ जातियों के किसानों ने बिजौलिया आंदोलन को शुरू किया था। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। पहला चरण था 1897 से 1914, दूसरा था 1914 से 1923 और तीसरा चरण था 1923 से 1941। तो अभी हमने बात करी बिजौलिया आंदोलन पे। इसके बाद हम अभी और भी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जो लंबे समय तक चला और पूर्णतः अहिंसात्मक था? तो आंसर होगा बिजौलिया, और ये 3 चरणों में चला था। इस पर भी हमने बात कर ली है। इसी के आगे का अब हम पढ़ते हैं। इस आंदोलन के 3 चरण थे, ये हमने जान लिया। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। तो जब यहाँ के राजा राव कृष्ण सिंह थे तब 1897 में यहाँ के जो किसान थे वो 84 प्रकार के कर देते थे। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और
ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बिजौली आता था, तो इसलिए इसकी शिकायत इससे की गई, जिससे जो कृष्ण सिंह थे वो नाराज हो गए और कुछ समय बाद यहाँ की प्रजा पर चंवरी कर लगाया गया। किसानों के विरोध के बाद चंवरी कर की लागत माफ कर दी गई और लगान में छूट दी गई। कृष्णराव सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। तो जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तब पृथ्वी सिंह राणा बने, तो उन्होंने जनता पर दोबारा तलवारबंदी कर लगा दिया। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव के इस कार्यवाही का विरोध किया था। तो अभी हमें तीनों नाम याद रखने हैं कि प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा बिजौलिया आंदोलन। साथ में आपको ये याद रखना है कि ये आंदोलन 3 चरणों में चला था और इसमें किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। प्रश्न ये बन सकता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर होगा 1917 में श्री विजय सिंह पथिक ने। उनको माणिक्यलाल वर्मा जी का भी साथ मिला था। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री मोहन सिंह मेहता बिजौलिया चले गए थे। उन्होंने किसानों से समझौता करके उन्हें ज़मीनें पुनः वापस लौटाई। इस लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो यहाँ हमने बिजौलिया आंदोलन को जाना कि 3 चरणों में चला। मुख्य रूप से कौन कौन से इसमें नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, जो पूर्ण रूप से अहिंसात्मक और बिना किसी हिंसा के हुआ था। इसमें हम एक देख रहे हैं, जो लास्ट लाइन में शब्द आया है, ये है नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसको हम बोलते हैं नेत्रियों। तो यहाँ से हमें शब्द शुद्धि और लिंग का भी एक अच्छा शब्द मिलता है। अब हम बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन की। बिजौलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों का विरोध में आवाज़ उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक के नेतृत्व करने का आग्रह किया। तो पथिक जी वही हैं श्री विजय सिंह पथिक, जिनके नेतृत्व में बिजौलिया आंदोलन सफल रहा था। तो बेंगू किसान आंदोलन के किसानों ने भी पथिक से मिलकर वहां उनका नेतृत्व करने का भी आग्रह उनसे किया। श्री विजय सिंह पथिक के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे समय तक संघर्ष चला। किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिमेंट ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने और गांवों को जलाने का आदेश दे दिया। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए थे। ये एक महत्वपूर्ण नेता थे। कई किसान घायल और गिरफ्तार हुए थे और अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई और बेगार पर रोक लगाई गई। बेगार अर्थात बिना किसी पैसे के कार्य करवाना बेगार कहलाता है। तो बेंगू किसान आंदोलन जो बिजौलिया आंदोलन से प्रभावित था, बिजौलिया आंदोलन की सफलता के फलस्वरूप ही यह आंदोलन हुआ था। चलिए अब आगे और आंदोलनों के बारे में जानते हैं। बूंदी किसान आंदोलन सन 1926 में पंडित नैनूराम, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग और बेगार के विरोध में आंदोलन छेड़ा। सबसे पहले हमने बात करी थी बिजौलिया आंदोलन पे, उसके बाद हमने बात करी बेंगी किसान आंदोलन के बारे में। अब आए उनसे प्रभावित होकर
बूंदी के किसानों ने भी आंदोलन किया। के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई थी। अनेक स्त्रियां, बच्चे घायल हुए थे। बूंदी राज्य सरकार ने 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। तो इस प्रकार ये बूंदी किसान आंदोलन था, जो बिजौलिया और बेंगी किसान आंदोलन के बाद में सामने आया था, जिसमें किसानों को हिंसात्मक रवैये को झेलना पड़ा। उसके बाद 1943 में किसानों की मांग स्वीकार कर ली गई और कुछ जो लगान थे और उनको माफ़ कर दिया गया। इसके बाद उनकी मांगें भी स्वीकार कर ली गई। अब बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। नीमू चाणा। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह के द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरोध में किसानों ने नीमू चाणा गांव में एक सभा का आयोजन किया। ये नीमू चाणा गांव आपको याद रखना है, ये अलवर में है, जहां पे एक सभा चल रही थी और सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्री, बच्चे मारे गए। अनेक घर जला दिए गए, अनेक पशु जलकर मर गए। और इस घटना को गांधी जी ने आलोचना करते हुए कहा कि ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो इस प्रकार गांधी जी को इससे बहुत बड़ा आघात लगा था कि ये जैसा आंदोलन हमने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखा था, वैसा ही उससे भी भयानक ये यहाँ पे हुआ कि यहाँ गांव जला दिए गए, बच्चे, स्त्रियां सब उसी घटनास्थल पर ही मारे गए। इसीलिए गांधी जी ने इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। प्रश्न इसका पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को या किस गांव के आंदोलन को जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? तो आंसर होगा नीमू चाणा गांव का अलवर किसान आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सीकर किसान आंदोलन के बारे में। सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। तो जो पहले के ठाकुर थे, उनकी मृत्यु होने के बाद जो नए ठाकुर कल्याण सिंह बने, उन्होंने खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं हुई। अब किसानों का इसमें तीव्र विरोध होने लगा, क्योंकि जब किसानों को उनको फसल ही नहीं मिल रही थी, उनकी फसल की उत्पत्ति ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए उनको लगान बढ़ाने से उनमें विद्रोह की भावना अधिक बढ़ गई। ठिकानेदारों ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोलियां भी चलाई गई, जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा था, जो अलवर में भी हुआ था। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त कराना पड़ा और लगान भी कम करना पड़ा। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोथड़ा इस आंदोलन से प्रमुख नेता थे। तो हमें सीकर किसान आंदोलन याद रखना है, जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। और यहाँ भी अलवर के राजस्थान में जो नीमू चाणा गांव में जो आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार यहाँ भी एक ऐसी हिंसा हुई जैसी वहाँ हुई थी। बात करते हैं शेखावटी किसान आंदोलन की। शेखावटी किसान आंदोलन में भी मनमानी लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन हुआ था। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि मास्टर कालीचरण ने कहाँ पे सेवा समिति का गठन किया? तो आंसर होगा चिड़ावा। नवलगढ़, मांडवा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासर में के किसानों ने लगाम देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई की, जैसा हम देख रहे हैं कि सभी आंदोलनों में हो रहा था। यहाँ भी किसानों को हिंसा का सामना करना पड़ा। ढूंढलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया था। तो शेखावटी किसान आंदोलन भी हमें याद रखना है।
अब बात करेंगे अन्य किसान आंदोलन की। इनके अलावा कई ऐसे किसान आंदोलन हुए जो क्षेत्र में छोटे थे, जिनको हम अलग से नहीं पढ़ते, लेकिन वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे एक स्वतंत्रता के संग्राम तक हमें लेके जाने के लिए। सन 1945 में चंडावल ठाकुरों ने लाठियों और भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस तरह 1947 में डाबड़ा में लगान, लागबाग, बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए। उन्हें बंदूक, तलवार और भाले चलाए गए, जिससे कई लोग हताहत हो गए। तो यहाँ पे हमें देखा कितनी निर्मम तरीके से किसानों के साथ बदसलूकी की गई। अब इनके अलावा कुछ जनजातीय आंदोलन भी हो रहे थे, जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए, जिसमें सबसे पहले बिजौलिया का, बेंगी का, फिर उसके बाद अलवर का, फिर नीमूचाणा और अन्य किसान आंदोलन पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जनजातीय आंदोलन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।